At another episode number 219. देखा और पहली बार न तो उसे कोई अपना दुश्मन दिख रहा था और न ही कोई ऐसा आदमी जो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। ये चीज देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई और उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसे इस खुली हवा में आजादी की सांस बहुत अच्छी लग रही थी और यही चीज उसके चेहरे पर एक स्माइल की तरह उभर आई। जब मृणाली ने उसे ऐसे देखा तब उसने भी अपना सिर उसके कंधे पर टिका लिया और तब आदित्य ने स्माइल करके उसकी तरफ देखा। फिर वो सोचने लगा कि अब उन्हें आगे कहां जाना चाहिए। तब मृणाली ने उससे कहा, आदित्य, हमारा घर तो जल चुका है और मैं अब मां के साथ भी नहीं रहना चाहती, तो अगर तुम कहो तो हम थोड़े दिन के लिए वजीर के साथ रह लेते हैं। वजीर? तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मृणाली ने पलटकर वजीर की तरफ देखा और तब वजीर ने उससे कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चारों मेरे घर में रह सकते हैं। वैसे भी मैं वहां अकेला ही रहता हूं और चचा जान भी आदित्य से मिलने की इच्छा रखते हैं, तो हम उनसे भी मिल लेंगे। वजीर इतना कहकर स्माइल करने लगा और तब आदित्य ने मृणाली से कहा, ठीक है मृणाली, तो तुम एक काम करो कि तुम्हारी कार लेकर के घर जाओ और वहां से सामान पैक करके वजीर के घर आ जाओ। तब तक मैं, वजीर और अमित वजीर की कार से घर जाते हैं और वहीं पर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। रास्ते में कहीं पर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, मृणाली ने कहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य ने प्रॉब्लम के बारे में क्यों कहा। पर फिर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्माइल करते हुए उन तीनों को देखा और वहां से चली गई। तब वजीर ने अमित को आदित्य के साथ खड़ा किया और वो भी अपनी कार लेकर आया। उसके बाद अमित और आदित्य दोनों बैक सीट पर बैठे और कार जब वहां से निकल रही थी तब आदित्य ने एक आखिरी बार बख्शी विला की तरफ देखा। उसने सोचा कि शायद उसे अब यहां आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और यही बात सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी आ गई। लेकिन आदित्य की वो स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टिकी रही। अगले ही पल उसके मन में मृणाली की सेफ्टी को लेकर चिंता होने लगी थी। वो भले ही उसे अकेला भेज चुका था, लेकिन बख्शी सर ने जिस तरह उसे बताया था कि डाइवोर्स के पेपर्स अभी भी अनुराग और निखिल के पास हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसे दिक्कत दे सकते थे। उसे किसी तरीके से वो पेपर्स वापस उनसे लेने ही पड़ेंगे। उसने सोचा कि वो अभी के लिए इस बात को ड्रॉप कर देता है और पहले जाकर वजीर के घर पर सेटल हो जाता है। उसके बाद वो वहां से निकलेगा और अपने पैसों के साथ रोजबर्ड मैंशन भी खरीद लेगा और डाइवोर्स पेपर्स भी अपने कब्जे में कर लेगा। ये बात सोचकर उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ और तभी अमित ने उससे पूछा, आदित्य, तू बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ अमित, बोल, आदित्य ने कहा। उसे दिख रहा था कि अमित कुछ सोच रहा है और उस बात को कहने में वो थोड़ा कतरा रहा था। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और आदित्य से कहा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे ग्रेवयार्ड ले चल। मुझे बस एक बार ट्विंकल की कब्र पर फूल चढ़ाना है, तो तू क्या उसे करवा सकता है? हाँ अमित, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी चलते हैं। वजीर, प्लीज गाड़ी को ग्रेवयार्ड की तरफ मोड़ लो, आदित्य ने कहा। उसकी इस बात को सुनकर वजीर ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो गाड़ी को यू टर्न में घुमाकर ग्रेवयार्ड की तरफ ले जाने लगा। तब आदित्य ने देखा कि अमित के चेहरे पर एक स्माइल आ गई है। उसे समझ आ रहा था कि अमित इस चीज के लिए थोड़ा सा खुश भी था कि वो ट्विंकल की ग्रेव पर जा रहा है और थोड़ा सा दुखी भी। आदित्य को उसकी आंखों में जब दुख दिख रहा था तो वो सोच रहा था कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अमित वहां पर पहुंचेगा तो शायद टूटकर फिर से रोने लगे। लेकिन उसे पता था कि अगर वो भी उसकी जगह होता तो बख्शी विला से निकलने के बाद सबसे पहले वहीं जाता जहां पर उसका दिल लगता। यही बात सोचते हुए उसने अमित का हाथ पकड़ लिया और उसे गर्दन हिलाकर रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि वो उसके साथ ही है। थोड़ी देर में ही वो तीनों ग्रेवयार्ड पहुंच गए, जहां पर वजीर गाड़ी में ही बैठा रहा और आदित्य अमित को अंदर ले जाने लगा। बाहर से उन्होंने फूल खरीद लिए थे और जैसे जैसे आदित्य और अमित ट्विंकल की ग्रेव के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे आदित्य को समझ आ रहा था कि अमित कांप रहा है, उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही है, लेकिन फिर भी आदित्य हिम्मत करके उसे पुश करता रहा। धीरे धीरे करके वो दोनों जब उसकी कब्र पर पहुंचे और जैसे ही अमित ने वहां पर उसका नाम पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। फिर वो अपने घुटनों पर गिरकर रोने लग गया।
आदित्य उसे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जैसे अमित कंट्रोल होना ही नहीं चाहता था, वो फूट फूट कर रो रहा था, तो आदित्य ने भी उसे रोने दिया। उसे पता था कि अगर रोकर अमित का सारा दुख बाहर निकल जाएगा तो फिर वो आगे नहीं रोएगा। थोड़ी देर बाद ही अमित चुप हुआ। तब उसने फूल ट्विंकल की कब्र पर चढ़ाए और 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। उसके बाद अमित ने आदित्य को कहा, आदित्य, मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दे, ट्विंकल से कुछ बात करनी है। अमित की इतनी बात सुनकर आदित्य ने गर्दन हिलाई और वो वहां से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उस पर टिककर ही अमित की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि अमित वहां पर खड़े रहकर कुछ कह रहा है, लेकिन उसकी आवाज उसे नहीं आ रही थी। फिर वो ऐसे ही कुछ कुछ कहता रहा और उसके बाद उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। 2 मिनट बाद ही उसने अपने हाथ में से एंगेजमेंट रिंग को निकाला और उसे अपने होठों से चूम कर ग्रेव पर रख दिया। जब आदित्य ने यह देखा तब उसे समझ आ गया कि अमित अपनी सारी यादों को उसकी ग्रेव पर ही छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, और तब उसे थोड़ा दुख होने लगा। 2 मिनट बाद ही अमित ने एक बार पलटकर फिर से उस ग्रेव की तरफ देखा और फिर वहां से वो आदित्य की तरफ आने लगा। जब अमित आदित्य की तरफ पहुंचा तो वो उदास दिख रहा था, इसलिए आदित्य ने उसे तुरंत ही गले लगा लिया और वो बस उसका दुख शेयर करने लगा। उसके बाद वो दोनों वहां से निकले और जाकर फिर से कार में बैठे, जहां पर वजीर ने कार को आगे बढ़ाया और वो उसके घर की तरफ जाने लगे। जब कार वजीर के घर की तरफ चल रही थी तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। तीनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों ही अपनी जिंदगी में एक लड़की की मौत से परेशान थे। वो चाहे वजीर के लिए रजिया हो, अमित के लिए ट्विंकल या फिर आदित्य के लिए अनामिका, तीनों की ही यादें उनके साथ अब जीवन भर रहने वाली थी और उन्हें परेशान करने वाली थी। मगर ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता थी और वो बस उसे अपने से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रखना चाहते थे। इसी सन्नाटे के बीच में ही वो तीनों घर पहुंच गए। जब वजीर ने गाड़ी को घर के बाहर रोका तब वजीर और आदित्य ने अमित को उतरने में मदद की और फिर उसे सहारा देकर वो उसे अंदर ले गए। आदित्य वजीर के घर को ही अपना घर मान चुका था और इसलिए यहाँ आकर उसे खुशी हो रही थी। फिर वो तीनों सोफे पर बैठकर मनाली का इंतजार करने लगे। जब तक मनाली नहीं पहुंच रही थी तब तक आदित्य को उसकी चिंता होती रही। उसे डर लग रहा था कि कहीं एक मुसीबत से निकलने के बाद वो कहीं दूसरी मुसीबत में न पड़ जाए। वो बस कंटिन्यूअसली घड़ी की तरफ देख रहा था और हर टिक टिक के साथ यही उम्मीद कर रहा था कि उसे कुछ ना हो। उसकी ये बेचैनी अमित और वजीर दोनों को ही दिख रही थी, लेकिन दोनों ने ही उसे कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद ही उन्हें बाहर से एक कार के रुकने की आवाज आई और तब आदित्य जल्दी से बाहर निकला। उसने जब मनाली को अपनी आंखों से देखा तो उसकी जान में जान आई। फिर उसने मनाली की कार में से बैग्स निकालने में उसकी मदद की और फिर उसे लेकर वो अंदर आ गया। उसने मनाली के सूटकेस अपने कमरे में रख दिए और फिर वो चारों बाहर बैठकर बातें करने लगे। उनकी बातों में ज्यादातर डिस्कशन अमित और आदित्य की हेल्थ को लेकर ही था। वे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे और आदित्य को समझ आ रहा था कि सब बस वही सोच रहे थे जो उसके मन में चल रहा था। फिर मनाली और वजीर अमित और आदित्य को वहीं पर छोड़कर खाना बनाने की तैयारी करने लगे और तब जुबेर भी वहां पर आ गया। जुबेर आदित्य और अमित से बात करने लग गया और उसने उन्हें बताया कि किस तरह वजीर ने जब सुशील पर रजिया को रेप करने का आरोप लगाया तब बख्शी सर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वो इस चीज को सुनकर बहुत हैरान थे। तब उन्होंने जुबेर से कहकर इस मैटर को दबाने की कोशिश की, लेकिन जुबेर ने उन्हें इस चीज के लिए मना कर दिया क्योंकि वो रजिया को अपनी बेटी की तरह मानते थे। और तब बख्शी सर को समझ आया कि वो अब अकेले पड़ गए हैं और इसलिए उन्होंने वजीर और जुबेर को भी वहां से निकलने का बोल दिया। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे और जुबेर बस उन्हें उसी तरह से देख रहा था। वो थोड़ी देर और बातें करते रहे, जहां पर जुबेर ने आदित्य को पूछा कि वो अब प्राइस अमाउंट का क्या करेगा और तब आदित्य ने उन्हें कहा कि वो उनके 15 करोड़ उन्हें वापस दे देगा और उसके बाद वो ये चाहता था कि जुबेर रोजबर्ड मेंशन के ऑनर से बात करे और उसे खरीदने की डील को क्रैक करने की कोशिश करे। तब जुबेर ने उसकी बात मान ली और फिर आदित्य ने कहा कि अगर वो डील क्रैक हो जाती है तो वो सब साथ में रहेंगे और इस चीज को सुनकर जुबेर और अमित दोनों ही खुश थे। उसके बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे और खाना खाने लगे।
आदित्य को उस डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो अपने घर से दूर होते हुए भी अपनी किसी फैमिली के साथ है, जहां पर वजीर और अमित उसके भाइयों की तरह थे और वहीं पर जुबैर उसके पिता समान। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसने सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने परिवार के साथ साथ इन लोगों को भी हमेशा के लिए बचा के रहेगा। फिर उसने सोचा कि अब नई जिंदगी की शुरुआत उसे अनुराग और निखिल से डाइवोर्स के पेपर्स वापस मांगने के साथ ही करनी होगी। Thanks for your